जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का टीए आर्मी एग्जाम 2025 से रिलेटेड एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज आप सभी को वीडियो का थंबनेल कुछ अलग देखने को मिला होगा। ये वीडियो का थंबनेल मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम की डेट कब है। तो एग्ज़ाम की डेट मैं आपको बता दूँ कि जनवरी के सेकेंड वीक में आप सभी का एग्ज़ाम है और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। डेली दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। और जीके और साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, तो इन वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखा करिए। हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट करके याद जरूर से करते चलिएगा। डेली दोस्तों आपको हमारे चैनल पर दोपहर के 12 बजे वीडियो देखने को मिल जाती है, तो दोपहर के 12 बजे चैनल के साथ जुड़कर वीडियो को जरूर से देखा करिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं वो सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अब की संडे को, ये जो आने वाला संडे है, इस संडे में आप सभी के लिए एक मैराथन क्लास में लेके आने वाला हूं। और इस मैराथन क्लास में पिछली वीडियोस में जितने भी मैंने क्वेश्चन आप सभी को कराए हैं वो सभी का एक फटाफट रिवीजन लेके आऊँगा, जिसमें हम जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेंगे जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको कराए हैं। तो उस मैराथन क्लास के साथ जरूर से जुड़ जाइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। हर क्वेश्चन को लास्ट तक देखना है और हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हुए चलना है। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके आपको अपना स्कोर भी बताना है कि कितने स्कोर आपका बन पाया है और कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, भीमताल झील कहां पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज भीमताल लेक लोकेटेड। हमसे पूछ रहा है कि भीमताल झील कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भीमताल झील आपकी कहां पर स्थित है, राइट आंसर नोट करिएगा ऑप्शन ए दोस्तों, उत्तराखंड में। कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में। और भीमताल इंपोर्टेंट लेक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, नोट जरूर से करिएगा। ठीक है, उत्तराखंड की एक और झील आपसे एग्जाम में पूछी जाती है जिसका नाम है सातताल झील। आपसे पूछेगा सातताल झील कहां पर है, तो ये भी दोस्तों उत्तराखंड में है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं कुछ झील आपको कवर कराऊंगा, उन झीलों को नोट करके याद कर लीजिएगा। सबसे पहली झील नोट करिएगा, वेम्बनाड झील। आप सबको बताना है कि ये झील है कहां पर। तो वेम्बनाड झील कहां पर है दोस्तों, नोट करिएगा, केरला में। कहां पर है, केरला में। दूसरी झील नोट करिएगा जो एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी झील का नाम है चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर है, नोट करिएगा, उड़ीसा में है। ठीक है, जिसको आंसर पता हो साथ ही साथ बताते भी चलिएगा। ठीक है, दूसरी अगली झील नोट करिएगा, शिवाजी सागर झील। कौन सी दोस्तों, शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील ये कहां पर है, तो शिवाजी सागर झील आपका महाराष्ट्र में है। नोट करिएगा, एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और झील नोट करिएगा, इंदिरा सागर झील। एग्जाम में ये भी पूछी जाती है दोस्तों, इंदिरा सागर झील। जिसको पता हो ना वो साथ ही साथ बताते हुए चलना, और जिसको नहीं पता है वो साथ ही साथ नोट करते चलना। ठीक है, इंदिरा सागर झील आपका कहां पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद एक और झील पूछी जाती है एग्जाम में जिसका नाम है पैगोंग झील। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैगोंग झील कहां पर है दोस्तों, आपकी लद्दाख में है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक और पूछी जाती है सूरज ताल झील। ठीक है, कौन सी, सूरज ताल झील। ये कहां पर है, तो सूरज ताल झील आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद पूछी जाती है आप सभी से एक और झील, पुलिकट झील। जल्दी से साथ ही साथ बताते हुए चलिएगा, याद ना हो तो नोट करते चलिएगा। ठीक है, पुलिकट झील कहां पर है, पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और पूछी जाती है वुलर झील। वुलर झील कहां पर है आपकी, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वुलर झील जो बहुत पूछी जाती है। एक और पूछी जाती है नागार्जुन सागर झील। नागार्जुन सागर झील ये कहां पर है, तो नागार्जुन सागर झील आपकी पड़ जाती है तेलंगाना में। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। इंपोर्टेंट है, सारी करा रहा हूं। एक और पूछी जाती है सरदार सरोवर झील।
ठीक है, सरदार सरोवर झील ये कहां पर है? तो सरदार सरोवर झील आपकी पड़ जाती है गुजरात में। ठीक है, तो ये सारी झीलें जो इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछी गई हैं, तो इसीलिए मैं आपको कवर करा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर हुआ आएगा दोस्तों 1872। 1872 में पहली जनगणना भारत में कराई गई थी। ठीक है, किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने। किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में यह जनगणना हुई थी। और ये दोस्तों एक निश्चित रूप से जनगणना नहीं थी, तो इसीलिए दोस्तों इस जनगणना को नहीं माना गया। उसके बाद दोस्तों 1881 में जनगणना कराई गई। 1881 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जनगणना कराई गई। और ये क्या बोलते हैं, एक दशकीय हिसाब से जनगणना कराई गई थी, मतलब हर 10 साल के बाद अब जनगणना शुरू होने वाली थी। तो लॉर्ड रिपन की जो जनगणना है इसे नियमित रूप से जनगणना माना गया। और जो 1872 में जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी वो नियमित रूप से जनगणना नहीं थी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 लॉर्ड मेयो याद रखना। यदि आपसे पूछे कि भारत में पहली बार नियमित रूप से जनगणना कब कराई गई थी, तो 1881 लॉर्ड रिपन आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब 1881 में हुई तो हर 10 साल के बाद जनगणना कराई जाने लगी। ठीक है, हर 10 साल के बाद जनगणना कराई जाने लगी। और लास्ट जनगणना 2011 में कराई गई थी। ठीक है, लास्ट जनगणना 2011 में कराई गई थी। जो कौन सी भी जनगणना थी, तो मैं बात करूं 15th जनगणना थी। ठीक है, तो ये जनगणना 2011 में कराई गई, उसके बाद 10 साल बाद होनी थी, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, आपसे पूछे कि जो 2011 की जनगणना थी, ठीक है, जो 2011 की जनगणना थी वो किस जनगणना आयुक्त के आपसे पूछे दोस्तों 2011 की जनगणना, जो 2011 की जनगणना थी वो किस जनगणना आयुक्त के समय में कराई गई थी? उस समय जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो नाम याद रख लीजिएगा, सी चंद्रमौली का। इंपोर्टेंट नाम है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सी चंद्रमौली उस समय क्या थे? जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, 2011 की जनगणना कौन सी हुई थी? 15वीं जनगणना थी। इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा। और जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन से ग्रह सूर्य के सबसे अधिक है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट है, आपसे पूछ रहा है। विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? देखिए, कौन से ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट है, मैंने एक वीडियो में आप सभी को सारे ग्रह बताए थे। सूर्य के बाद आपको बताया था बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको कराई थी, और जिसने भी वो वीडियो देखी है ना, इसका आंसर फटाक से दे भी दिया होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैराथन क्लास में संडे को लेके आने वाला हूँ। संडे को जरूर से जुड़ जाइएगा। पिछली जितनी वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं उसका एक फटाफट रिवीजन लेके आऊँगा, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो जरूर से उस मैराथन क्लास को देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दोस्तों, बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। यदि मैं बात करूं कि सूर्य है क्या, तो सूर्य एक क्या है? तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है। और ग्रह कौन से हैं? ये ग्रह हैं। ठीक है, तो बुध सबसे निकट है सूर्य के, उसके बाद शुक्र आता है। सबसे गर्म ग्रह किसको बोला जाता है? तो सबसे गर्म ग्रह दोस्तों शुक्र ग्रह को बोला जाता है। मैं कई बार आपको करा चुका हूं, नोट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पीएसएलवी का पूर्ण रूप हमसे पूछ रहा है। देखिए, इसका पूर्ण रूप तो आपको बताना है, और उसके साथ में बताना है कि पीएसएलवी है क्या चीज। कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए, पीएसएलवी की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या दोस्तों? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीएसएलवी क्या है दोस्तों? तो पीएसएलवी एक क्या है? रॉकेट है। क्या है? एक रॉकेट है। और इसे बनाया किसने है? तो इसे दोस्तों डीआरडीओ ने बनाया था। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछती है इसका, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, नोट करिएगा इसका आंसर। कौन सा आंसर राइट होगा?
देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म की बात करूं तो राइट आंसर नोट करिएगा ऑप्शन बी दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? कपिलवस्तु लुम्बिनी में। कहां पर हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में। ठीक है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये भी चीज आपको नोट करनी है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार बन के आता है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश, देवरिया। ठीक है, ये जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 है आपका, टोक्यो किस देश की राजधानी है? काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन यदि मैं आपसे यहां पर टोक्यो की जगह ब्रिटेन पूछ लूं तब क्या आंसर आपका राइट होगा? देखिए, क्वेश्चन की बात करूं, टोक्यो आप सभी को पता है टोक्यो कहां की राजधानी है? जापान की है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछे ब्रिटेन की राजधानी कौन सी है, तो ब्रिटेन की राजधानी नोट करिएगा, लंदन है। क्या है दोस्तों? लंदन है। ठीक है, मिस्र की राजधानी आपसे पूछ लूं कि मिस्र की राजधानी क्या है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा। ठीक है, यदि आपसे मैं पूछ लूं नॉर्वे की राजधानी, तो नॉर्वे की राजधानी नोट करिएगा, ओस्लो। क्या है दोस्तों? ओस्लो। ओस्लो कहां की है? नॉर्वे की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 है आपका, भारत मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? राइट आंसर नोट करिएगा। देखिए, क्वेश्चन का आंसर आपको साथ ही साथ बताते हुए चलना है और लास्ट में स्कोर जरूर से बताइएगा कि कितना स्कोर आपका बन पाया है। यदि मैं बात करूं कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 में। 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। डेट की बात करूं तो 25 जनवरी 1980 को दिया गया था। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया? तो इन्हें शांति के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में। अब ये मैंने पूछा कि भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था, आपने बताया 1980। लेकिन यदि आपसे मैं पूछ लूं कि 2024 में भारत रत्न किसे दिया गया है, क्योंकि देखिए 2024 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और एग्जाम में बन सकता है, तो नोट कर लीजिएगा 2024 में किसे किसे दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है चौधरी चरण सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री थे, नाम था चौधरी चरण सिंह। इन्हें दोस्तों 2024 में मिला है। ठीक है, उसके बाद नरसिम्हा राव को मिला है, नरसिम्हा राव। ठीक है, इनका भी नाम आपको याद रख लेना है। उसके बाद किसे मिला है, तो उसके बाद आपको पता है हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। और इन्हें दोस्तों 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न इन्हें दिया गया है। ठीक है, ये 3 हो गए। एक और नोट कर लीजिएगा, एक और इंपोर्टेंट है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कहां के हैं? ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व। ठीक है, क्या नाम है इनका दोस्तों? तो इनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। इन्हें भी 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये 4 व्यक्ति हैं, इनका नाम आपको याद रख लेना है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा है भारत का, और इन्होंने दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश का भी लिखा है। क्या? बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है। किस नाम से? अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, कई बार मैंने आपको बताया है, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इन्हें इसे जो जनगण मन इन्होंने लिखा था वो राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर नोट करिएगा। जिसने भी बता दिया है उसको मैं बता रहा हूं तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन जिसने गलत बताया उसको तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है, मैं बात करूं राइट आंसर की, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रगान के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। किसने स्वीकार किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, भारत का वित्तीय वर्ष। देखिए याद रख लीजिएगा, जो फाइनेंशियल ईयर होता है इंडिया का, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। 31 मार्च को खत्म होता है। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि 2024 का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है, तो 2024 का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ था। ठीक है, और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2025 को।
ठीक है, ये खत्म होगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की डेट ली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 10 है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा जाता है। आंसर नोट करिएगा, गुरुमुखी दोस्तों आपकी पंजाबी है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 11 है दोस्तों, भारतीय थल सेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय थल सेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा केंद्रीय कमान का, क्योंकि देखिए आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इसका नोट करिएगा, भारतीय थल सेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय आपका लखनऊ में है। और लखनऊ कहां पर पड़ता है दोस्तों? यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों आपसे पूछे कि भारतीय सेना का मुख्यालय कहां पर है? ये मैंने क्या पूछा था? भारतीय थल सेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय आपसे पूछा, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछे कि भारतीय सेना का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय सेना का मुख्यालय कहां पर है? तो सेना का मुख्यालय नोट कर लीजिएगा, भारतीय सेना का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहां पर है? न्यू दिल्ली में है, इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी दोस्तों मैं बात करूं, जो भारतीय थल सेना के केंद्रीय कमान है ना, ये चार जगहों पर इनकी क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि पश्चिमी कमांड का कहां पर है, पश्चिमी कमान का, तो पश्चिमी कमान का नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पश्चिमी कमान कहां पर है दोस्तों? पश्चिमी कमान आपका पड़ जाता है चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ में। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि पूर्वी कमान कहां पर है, तो पूर्वी कमान आपका पड़ जाएगा दोस्तों पूर्वी कमान कोलकाता में। कहां पर? पूर्वी कमान आपका पड़ता है कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछूं मैं दक्षिणी कमान कहां पर है, तो दक्षिणी कमान का मुख्यालय आपका पुणे में पड़ता है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका लास्ट बता उत्तरी कमान, तो उत्तरी कमान का मुख्यालय कहां पर है? तो उत्तरी का कमान का मुख्यालय नोट करिएगा उधमपुर में है। कहां पर है? उधमपुर में। तो ये चारों कमान मैंने आपको कवर करा दिए हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 12 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं पूछूं कि कब की गई थी, तो डेट याद रख लीजिएगा। इसकी जो स्थापना करी गई थी ना, वो कब की गई थी? नोट करिएगा, 10 जुलाई 1800 में। 10 जुलाई 1800 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा करी गई थी? तो उस समय दोस्तों वायसराय कौन थे? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। क्या दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, इन्हीं के शासन काल में दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में, नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, कैबिनेट मिशन किसके समय में भारत पहुंचा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन कब आया था? आप सभी को पता है, कैबिनेट मिशन दोस्तों 23 मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक है, और ये कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था ये तो पता है, 23 मार्च 1946 में आया था, लेकिन क्यों आया था? देखिए, कैबिनेट मिशन का जो मकसद था वो था भारतीय संविधान सभा का निर्माण करना। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का, क्योंकि जब भारत में आंदोलन शुरू हो गए थे, लोग अपने देश का संविधान खुद मांग रहे थे। ठीक है, कि जो हमारे देश का संविधान होना चाहिए और वो जो संविधान होगा वो भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। उसमें क्या होना है, ब्रिटिश का किसी का भी हक नहीं है, ब्रिटिश कोई भी ना हो, केवल भारतीय हो, और भारतीयों के द्वारा दोस्तों भारत का संविधान बनना चाहिए, इसकी मांग हो गई थी। और इसीलिए दोस्तों क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन लाया गया था 23 मार्च 1946 में, और इसका काम था संविधान सभा का निर्माण करना। ठीक है, और उसमें सारे हिंदू होंगे, ये भी बात है। मतलब हिंदू क्या, हिंदू मुस्लिम, यानी हिंदू मतलब क्या बोलते हैं, इंडिया के होने चाहिए, कोई ब्रिटिश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 23 मार्च 1946 को लाया गया था। और उस समय गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर का नाम नोट करिएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में दोस्तों आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए बच्चे गलत करके आते हैं, आपसे पूछे मथुरा किस नदी के किनारे है, तो बच्चे गंगा नदी करके आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो मथुरा है ना वो किस नदी के किनारे? यमुना नदी के। ठीक है, यमुना रिवर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1924 में गांधी जी एकमात्र कहां से कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कब? 1924 में बने थे, याद रख लीजिएगा। कहां से बने थे? तो जगह का नाम बता दूं आपको, जगह का नाम था दोस्तों बेलगांव। कहां से बने थे? बेलगांव से ये बने थे। और बेलगांव कहां पड़ता है? तो बेलगांव उस समय पड़ता था कर्नाटक में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, लोथल किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार एसएससी जीडी में भी दोस्तों बन के आया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में बन के आया है, ठीक है, तो आर्मी में भी बन के आया है, ये भी याद रख लेना है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो नोट करिएगा, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल की बात करूं तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात में। कहां पर स्थित है? गुजरात में। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लोथल किस लिए फेमस था? तो लोथल दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, क्या था? बंदरगाह था, जिसे क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। आप सभी जानते होंगे, पोर्ट था, बंदरगाह था, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता था। आपसे पूछ ले कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, यह भी क्वेश्चन बन के आया एग्जाम में। तो नोट करिएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? नदी का नाम था दोस्तों भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा, भोगावा, ऐसे क्वेश्चन बन के आता है, तो नोट कर लीजिएगा, भोगवा नदी के किनारे स्थित था लोथल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 17 है, वेदों की संख्या कितनी है? कई बार क्वेश्चन कराया है और राइट आंसर आपने बता भी दिया होगा। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? कई बार मैंने कराया है, मैंने आपको बताया था कि मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो मौर्य वंश की स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य ही था। इसने 322 ईसा पूर्व में दोस्तों क्या करा था? मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और ये मौर्य वंश का एक ऐसा शासक था जिसने जैन धर्म अपनाया था। ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, जैन धर्म इसने अपनाया था। उसके बाद जो मौर्य वंश के शासक हुए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए पूछ रहा है कि अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था, तो जैन धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जैन धर्म की शिक्षा इसने गुरु भद्रबाहु से ली थी, यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, गुरु भद्रबाहु से। ठीक है, इसका पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बिंदुसार था। ठीक है, बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। अशोक को क्या कहा जाता है? कवि प्रियदर्शी। अशोक को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रियदर्शी कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए जो एग्जाम में बनती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 19 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन आर्मी में पूछा जाता है। यदि मैं बात करूं हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। आंसर आपने बता भी दिया होगा। कब हुआ था दोस्तों? तो 18 जून, ठीक है, 1576 में। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यानी ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब मैं पूछूं कि किनके बीच में यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा हल्दी घाटी से रिलेटेड कौन है? सबसे पहले महावीर महाराणा प्रताप का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, महाराणा प्रताप थे। और इनके विपक्ष में कौन था? इनके विपक्ष में था मुगल सम्राट अकबर। ठीक है, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। और कहा जाता है कि इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था, ना ही इसमें महाराणा प्रताप जीते थे ना अकबर जीता था। ठीक है, क्योंकि अकबर के पास सेना तो ज्यादा थी लेकिन महाराणा प्रताप के पास ऐसी सेना थी जो अंतिम सांस तक लड़ना चाह रही थी। तो इसीलिए दोस्तों इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। लेकिन कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि इस युद्ध को अकबर जीता था। ठीक है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि इस युद्ध को कौन जीता था? अकबर जीता था। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 20 है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुनामी। ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं तो नोट कर लीजिएगा, सुनामी किस भाषा का है? जापान भाषा का है, जापानी भाषा का लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन?
देखिए 21 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, अभी तक आपको नहीं बोला है। एक बार बोल देता हूं कि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो की जब इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल पाए तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी से एक बात और बोलता हूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन होती है एक्स्ट्रा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि संडे को मैराथन क्लास में लेके आने वाला हूँ, ठीक है। संडे को मैराथन क्लास आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूँ, और इस मैराथन क्लास में क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा अच्छे अच्छे, और पिछली वीडियोस में जो भी क्वेश्चन कराए ना उसका एक फटाफट रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो चैनल के साथ जरूर से जुड़ जाइएगा। डेली दोपहर के 12 बजे वीडियो हमारी चैनल पर आ जाती है, तो 12 बजे चैनल के साथ आपको जरूर से जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं कि किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, न्यूजीलैंड को। किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, किस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट है, किस नदी को कोयला नदी, कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए किस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राइन नदी, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? बिल्कुल सही, जिसने भी ऑप्शन ए बताया ना राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के जो घास होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, फ्रांस या फिर ब्रिटेन, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जो संसदीय प्रणाली है ना वो किस देश से ली गई है? आपका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है डी, ब्रिटेन से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर आंसर इसका भी गलत दे देते हैं ना तो समझ लीजिए फिर नहीं मज़ा आ रहा है। यदि मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन के आंसर की, तो सभी ने आंसर दिया होगा जितने भी बच्चे देख रहे हैं। यदि मैं बात करूं किसको कहा जाता है, तो बी राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिस्मार्क, ठीक है। इनकी एक चीज़ याद रख लीजिएगा, 31 अक्टूबर, ठीक है, एकता दिवस, 31 अक्टूबर एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको नोट कर लेनी है, आपसे पूछे बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इन्होंने ही किया था, ठीक है। तीसरी चीज आपसे पूछ ले कि इनकी सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर है, तो गुजरात में है, ठीक है। कहां पर है? नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। अब आपको कमेंट करके बताना है कि गुजरात में किस जगह पर है। आपको कमेंट करके बताना है कि गुजरात में किस जगह पर है। नर्मदा नदी के तट पर है, गुजरात में है, लेकिन है किस जगह पर? गुजरात में उस जगह का नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां से पूछ रहा है अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए जो आर्टिकल 25 है ना वो किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी धार्मिक स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं, ये आपको अधिकार है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है, ठीक है। और किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? 25 में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार आपको किस आर्टिकल में? 300 ए में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये किस में गया है? ये विधिक अधिकार हो गया है अब, ठीक है। पहले ये किस में था? तो ये मौलिक अधिकार था पहले। क्या? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटा दिया गया और इसको विधिक अधिकार में रख दिया गया, यानी मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया और आर्टिकल 300 का के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब दूसरा यहां पर आया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप सभी जानते हैं आर्टिकल 32 में है, पक्की बात है। और इसी आर्टिकल 32 को किसने कहा था कि संविधान की आत्मा है? किसने कहा था? जल्दी से बताइए।
तो देखिए आर्टिकल 32 जो है ना, किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या कहा था दोस्तों? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, तो आपका आर्टिकल 32 हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि जो भारत का संविधान है वो संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो उसमें दोस्तों कुछ और आएगा। ठीक है, वो ऐसा ही है, कुछ आसान सा नाम है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर से बताऊंगा। यदि जो भी जानते हो वो एक बार कमेंट करिएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और ऑप्शन रह गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है ना, वो आर्टिकल आपको 23 में देखने को मिलेगा और आर्टिकल आपको 24 में देखने को मिलेगा। ठीक है, 23 और 24 दो डाले गए हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। 23 में क्या कहा गया है? 23 में आपसे कहा गया है मानव तस्करी। ठीक है, मानव तस्करी करना अपराध है। दूसरी बात कहा गया है कि किसी से जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते, जबरन श्रम पर रोक लगा देनी चाहिए। ठीक है, तो ये किस में है? आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में क्या बोला गया है? जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, इनसे आपको काम नहीं कराना है, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी व्यापार हो, चाहे कुछ भी आप काम करा रहे हो, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात बोली गई है आर्टिकल 24 में। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 27 है, संसद का निर्माण किससे होता है? संसद का निर्माण किससे होता है? देखिए, संसद का निर्माण प्रेसिडेंट से होता है, लोकसभा से होता है, राज्यसभा से होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? काफी आसान क्वेश्चन है, आपने आंसर भी दे दिया होगा। मैं बिना आंसर बताए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आपको याद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की पदावधि कितने वर्षों की होती है? गवर्नर का यहां पर हमसे पूछ रहा है कि पदावधि कितने वर्षों तक होती है, यानी ये कितने ईयर्स तक काम करते हैं। कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए, जो राज्यपाल होते हैं ना, उनकी पदावधि होती है, वो उनका काम करने का जो ईयर होता है ना, 5 ईयर्स होता है, यानी 5 साल तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, और 5 साल के बाद कोई दूसरा फिर आता है। ठीक है, चलिए नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? ये भी आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर आप सभी को पता है, एडम स्मिथ को। ठीक है, अब देखिए एडम स्मिथ का नाम आया है ना, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इनकी 2 पुस्तकें हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, वो एग्जाम में बन सकती हैं। तो नोट करिएगा 2 पुस्तक कौन कौन सी हैं। बस अब नोट करिएगा इनकी 2 पुस्तक। पहली है थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, ये इनकी पहली पुस्तक है जो फेमस है, एग्जाम में बनती है। दूसरी है दोस्तों, पुस्तक का नाम है, बहुत बड़ी पुस्तक का नाम है, लेकिन ज्यादातर पूछा जाता है द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। आपसे पूछेगा द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है, तो एडम स्मिथ की है, लेकिन ये पुस्तक का आधा नाम है। आधा नाम एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने बताया। पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इतना बड़ा इसका नाम है, ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इतना बड़ा इस पुस्तक का नाम है, लेकिन एग्जाम में केवल द वेल्थ ऑफ नेशन से ही पूछा जाता है। ये चीज आपको याद रख लेना है। ठीक है, इंपोर्टेंट था,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी का दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या करना है आप सभी को कमेंट करके बताना है और कमेंट करके ये भी बताना है कि आपका स्कोर कितना बन पाया है। इन टॉप 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को कवर करा पाए हैं, कितने क्वेश्चनों को आप राइट कर पाए, एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा। दूसरी बात बता दूं कि नेक्स्ट जो वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगी उसमें आप सभी के लिए टॉप 50 क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। कितने क्वेश्चन लेके आऊंगा, टॉप 50 क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसको जरूर से आप देखिएगा, ठीक है। अब 2 वीडियो ऐसी लेके आऊंगा जिसमें मैं टॉप 50 क्वेश्चन आप सभी को कवर कराऊंगा और वो भी बहुत कम समय में, ठीक है। तो चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर से कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और लिंक में दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।